Hello everyone, myself Dr. Vinita Singh. I'm Assistant Professor in Sociology in Kumari Mayavati Government Girls PG College, Padalpur, Gautam Budh Nagar. इस ई कंटेंट का विषय है सामाजिक सुदृढ़ता या सामाजिक एकता। ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए बनाया जा रहा है और इसका किसी भी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज प्रतिबंधित है। साथ ही ये कहीं पे ऐसी जगह शेयर ना किया जाए जहां पे इसका मिसयूज हो सके और इसका सिर्फ और सिर्फ ज्ञानवर्धन के लिए ही प्रयोग किया जाए। इस ई कंटेंट का मुख्य उद्देश्य दुर्खिम द्वारा दी गई सामाजिक एकता या सामाजिक सुदृढ़ता के सिद्धांत के बारे में विस्तृत व्याख्या करना, क्योंकि समाज में अनेक अनेक समय में किस प्रकार की एकता पाई जाती है और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देना है। सामाजिक सुदृढ़ता या सामाजिक एकता, जैसे कि दुर्खिम की बाकी सभी कॉन्सेप्ट्स में क्लियर है कि दुर्खिम व्यक्ति से ज्यादा समाज को महत्व देते थे और हर परिवर्तन या जो भी घटनाएं घटित होती थी उसके पीछे व्यक्तिगत नहीं अपेक्षाकृत सामाजिक कारण ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे, यही उनका विश्वास था। सामाजिक एकता की अवधारणा दुर्खिम द्वारा दी गई है और ये अवधारणा श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित थी। श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप ही समाज में एकता का विकास होता है और यहाँ पे दो प्रकार की एकता पाई जाती है, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। पहला है यांत्रिक एकता। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, यांत्रिक एकता यानी कि यंत्रवत एकता। जिस प्रकार से यंत्र आपस में जुड़े रहते हैं, यंत्र यानी कि मशीन के जो पुर्जे होते हैं, वो जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में एक तरह से जुड़े होते हैं, उसी तरह से जब समाज में व्यक्ति आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है, उसके फलस्वरूप जो एकता उत्पन्न होती है उसे यांत्रिक एकता कहते हैं। मुख्यतः इस प्रकार की एकता सरल या आदिम समाज में पाई जाती है, जहाँ पे लोगों की जीवन शैली लगभग समान थी और उसमें असमानता या भिन्नता बहुत कम देखने को मिलती थी। लोगों का आकार, समुदाय का आकार, समिति का आकार बहुत छोटा होता था। लोगों की आवश्यकताएं एक जैसी थी और बहुत ही सामान्य और सीमित थी। इस प्रकार के समाज में धर्म का महत्व बहुत ज्यादा था और धर्म, परंपरा, जनमत, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। जितनी भी घटनाएं समाज में घटित होती थी वो इन पर ही आधारित होती थी। अब है यांत्रिक एकता की विशेषताएं। सबसे पहला है भेदभाव रहित समाज। इस प्रकार की एकता, जैसे पहले भी कहा है, कि सरल समाजों में पाई जाती थी, जहां पे एक जैसी ही आपको जीवन शैली और आवश्यकताएं देखने को मिलती थी और समाज का जो स्वरूप था वो बहुत ही भेदभाव रहित यानी कि सरल और बहुत ही एक दूसरे से मिला जुला होता था। इस प्रकार की जो एकता होती थी वहां पे समाज का महत्व व्यक्तियों से ज्यादा होता था, यानी कि समाज को प्राथमिक महत्व दिया जाता था और व्यक्तियों को द्वितीय। इस प्रकार की एकता में सामूहिक चेतना को ज्यादा में बल दिया जाता था, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए आपस में जिस प्रकार से वो जुड़ा होता है, जैसे कि नाम से है कि यंत्रवत यानी कि मशीन के कलपुर्जे जिनको अलग नहीं किया जा सकता, और एक कलपुर्जा अगर एक पुर्जा एक पार्ट हटा दिया जाए तो वो मशीन कार्य करना बंद कर देती है। उसी प्रकार से समाज में व्यक्ति आपस में एक दूसरे जो जुड़ा होता है और इस प्रकार जो चेतना उत्पन्न होती थी उसका उसके द्वारा समाज आपस में जुड़ा होता था और इसे सामूहिक चेतना कहते थे, जिसके बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के समाज में दमनकारी कानून की ज्यादा प्रधानता होती थी। दमनकारी कानून यानी कि अपराध को इस तरह से दबा दिया जाए कि दूसरे लोग उससे इतना भय खाएं कि वो उस अपराध को करने से ही डरे। और वहां पे व्यक्तियों के लिए जो अपराध किए जाते थे उससे ज्यादा समाज के अगर अगेंस्ट में जो भी क्राइम होता था उसको ज्यादा ही महत्वपूर्ण माना जाता था और बहुत ही ज्यादा कठोर दंड का, बहुत ही सिवियर पनिशमेंट उसके लिए दी जाती थी। अपेक्षाकृत अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो क्राइम हुआ है उसके लिए उतनी सिवियर पनिशमेंट नहीं होती थी। नैतिकता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती थी। मॉरल वैल्यूज, इन सब चीजों का, परंपराओं का, इन सब चीजों का बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। सजातीयता यानी कि समानता, समाज में समानता थी। लोगों की जीवन शैली, उनकी आवश्यकताएं, रहन सहन, खान पान, सब में बहुत ही ज्यादा समानता देखने को मिलती थी। धार्मिक संगठनों का बहुत ज्यादा महत्व था।
धर्म की प्रधानता थी, जनमत का बहुत ज्यादा महत्व था, परंपराएं, जो रूढ़ियां थी, जो लोकाचार थे, इन सब चीजों पर समाज आधारित था और उन्हीं के अनुसार व्यक्तियों से कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी। विशेषीकरण का अभाव था क्योंकि आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, उसमें एकाधिकार और इस तरह की चीजें नहीं थी, तो लोगों में बहुत सामान्य जीवन था और इसमें विशेषीकरण यानी कि किसी विशेष कार्य के लिए उपलब्धता का अभाव देखने को मिलता था। राजनीतिक जीवन भी बहुत ही सरल और सामान्य था। दूसरी प्रकार की एकता है सावयवी एकता। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी एकता जो सावयव यानी शरीर, तो जिस प्रकार से शरीर के अंग आपस में जुड़े होते हैं, उसी तरह से जब व्यक्ति समाज में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और हर अंग दूसरे अंग पर निर्भर होता है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होता है, इस प्रकार से जो एकता उत्पन्न होती है उसे सावयवी एकता कहा जाता है। इस प्रकार की एकता मुख्यतः आधुनिक या मॉडर्न समाज जिसे कहते हैं वहां देखने को मिलती है, जहां पे आपको समानता की जगह असमानता दिखेगी क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग है, उनकी जीवन शैली, रहने सहने की तौर तरीके, सब चीज अलग देखने को मिलते हैं। इस प्रकार की एकता में विशेषीकरण देखने को मिलता है। विशेषीकरण यानी कि किसी विशेष कार्य को करने की उपलब्धता या क्षमता। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन विशेषीकरण की उपरांत ही आता है क्योंकि किसी भी बड़े कार्य को करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और व्यक्तियों में कार्य का चुनाव उनकी विशेषीकरण यानी कि किसी विशेष कार्य को करने की उनकी महारत के अनुसार ही किया जाता है। और जब एक बड़े कार्य को करने के लिए कार्यों को अलग अलग लोगों में बांटा जाता है, उसे श्रम विभाजन कहा जाता है, जिससे कि वह कार्य आसानी से परिपूर्ण किया जा सके। सावयवी एकता की विशेषताएं। सावयवी एकता पहला है विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया। जैसा कि मैंने कहा कि ये इस प्रकार की एकता आधुनिक समाज में देखने को मिलेगी, जहाँ पे व्यक्ति की जो जीवन शैली है, जो आवश्यकताएं हैं, वो एक जैसी नहीं है। हर व्यक्ति की आवश्यकता अलग, दूसरे से अलग है, रहने सहने का तरीका अलग है, लोगों की सोच अलग है, जीवन के प्रति उनके नजरिया अलग है। तो इस प्रकार की एकता में विभेदीकरण देखने को मिलता है। समाज जैसे नाम से है सावयवी और शरीर का हर अंग दूसरे अंग पर निर्भर होता है, वैसे इस प्रकार की एकता में समाज का जो व्यक्ति है, क्योंकि विशेषीकरण होता है, हर व्यक्ति हर कार्य को करने के लिए क्षमता नहीं होती है, उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अपने कार्यों को पूर्ण रूप से करने के लिए दूसरे व्यक्तियों पे निर्भर होना पड़ता है। तो इस प्रकार की एकता में व्यक्ति दूसरों पर आत्मनिर्भर, एक दूसरे पर निर्भर होता है। इसमें चूंकि असमानताएं हैं, आवश्यकताएं ज्यादा हैं, तो सामान्य जीवन नहीं है। लोगों में इस प्रकार की एकता में अलग अलग तरह के व्यवसाय देखने को मिलेंगे। व्यवसाय में बहुत भिन्नता होती है, जिस और उनको उन कार्यों को, उन व्यवसाय को चलाने के लिए अलग अलग तरह के विशेषीकरण की भी आवश्यकता देखने को मिलती है। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है, लोगों में ग्रुप बनता है, उसी अलग अलग कार्यों को करने के लिए जब लोग जुड़ते हैं आपस में, तो उनमें कलेक्टिवनेस आती है, ग्रुप बनता है। प्रतिकारी कानून, जैसे कि यांत्रिक एकता में हमने देखा वहां दमनकारी कानून था, सावयवी एकता में प्रतिकारी कानून, यानी कि ऐसा कानून जहां पे व्यक्ति को उसके अपराध के अनुसार दंड दिया जाए। अगर अपराध छोटा है तो उसके अनुसार कम दंड दिया जाए, और व्यक्ति का अपराध अगर ज्यादा है या बड़ा है या बहुत ही कठोर है, तो उस प्रकार से कठोर दंड का प्रावधान होता है। यानी कि जिस प्रकार का व्यक्ति का अपराध है, उसी के अनुसार उसको दंड दिया जाए। आर्थिक संगठन, इस प्रकार के एकता में जो आर्थिक संगठन होता है, वहां पे आपको अलग तरह का देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग ग्रुप बनते हैं, अलग अलग संगठन होते हैं जो समय समय पे अपनी मांगों को आगे रखते हैं। इस प्रकार की एकता में राजनीतिक व्यवस्था भी अलग देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें पूरा समूह एक जैसे ना हो के अन्य छोटे छोटे समूह में बटा होता है। ये इस विषय से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न हैं, ये रेफरेंसेस है जहां से इस पीपीटी को बनाने में सहायता ली गई है। धन्यवाद।